हम पिछले वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था हमने। उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा बताई गई थी आपको कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, लवण है, अनेक चीज़ें हैं जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। इनको शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। उत्सर्जन के अंदर हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। मानव उत्सर्जन तंत्र में इसमें वृक्क है, उसकी संरचना हो गई थी। वृक्क की संरचना के बाद में वृक्क है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है या वर्काणु होता है। वर्काणु के बारे में हमने पढ़ा था। वर्काणु या नेफ्रॉन है, उसको 3 भागों में बांटा गया था। बोमेन संपुट, दूसरा था कुंडलित नलिकाएं और तीसरा है संग्राहक नलिका। बोमेन संपुट में परानिस्यंदन का कार्य होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य। और कुंडलित नलिकाएं हैं जिनको 3 भागों में बांटा था, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप व दूरस्थ कुंडलित नलिका। तीनों के कार्य हो गए थे। तीसरा संग्राहक नलिका, जिसमें रुधिर में से जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको पृथक किया जाता है, अलग करके उनका संग्रह किया जाता है। वहाँ पर होता है श्रावण का कार्य। तो 3 भाग थे, तीनों भागों से अलग अलग कार्य होता है। बोमन संपुट से परानिस्यंदन का कार्य होता है, कुंडलित नलिकाओं से पुनः अवशोषण या पुनरावशोषण का कार्य होता है, और संग्राहक नलिका है उसमें श्रावण का कार्य होता है, सेक्रेशन, यानी नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करके और उसमें संग्रहित किया जाता है, उसे कहते हैं सेक्रेशन या श्रावण। इसके बाद में जो पहले हमने वृक्क के बारे में पढ़ा था, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय और चौथा है मूत्रमार्ग। वृक्क के अंदर हमने वृक्क की संरचना पढ़ ली थी और नेफ्रॉन की संरचना पढ़ ली थी। इन दोनों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया था वृक्क में। इसके बाद में है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है? ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इसके अध्ययन के लिए सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये वृक्क है, सेम के बीज के आकार के, गहरे भूरे रंग के, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर ये स्थित होते हैं। वृक्क से ये मूत्रवाहिनी वृक्क के हाइलम भाग से निकलती है। ये यहाँ पर धमनी और शिराएं, धमनी व शिरा, ये वृक्क, मूत्रवाहिनी, और ये थैलेनुमा संरचना है, मूत्राशय, और मूत्रमार्ग। नीचे लिखना है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में प्रश्न आ जाए
कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको वृक्क के बारे में बताना है, मूत्रवाहिनी के बारे में बताना है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इन चारों के बारे में बताना है। ये नहीं बताना है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन या वर्काणु के बारे में जब अलग से प्रश्न आए कि नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ही आपको ये नेफ्रॉन के बारे में बताना है। प्रश्न आ जाए मानव उत्सर्जन तंत्र को समझाइए, तो आपको वृक्क की संरचना, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट वृक्क की संरचना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है? ये वृक्क का जो हाइलम भाग है, दोनों ओर के वृक्क के हाइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी, हाइलम भाग से, दोनों ओर के वृक्क से हाइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। इसका प्रारंभिक भाग कीपनुमा होता है। ये कीपनुमा है, बड़े आकार का है, इस तरह के आकार का है, कीपनुमा है और चौड़ा होता है। प्रारंभिक भाग कीपनुमा व चौड़ा होता है और नीचे की ओर ये क्रमशः पतली होती हुई, दोनों मूत्रवाहिनी पतली होती हुई और संयुक्त रूप से ये मूत्राशय में खुलती है। ये बात आपको इसमें लिखनी है। वृक्क के दोनों ओर के हाइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जिसका प्रारंभिक भाग कीपनुमा व चौड़ा होता है। दोनों मूत्रवाहिनी ये पतली होती हुई क्रमशः पतली होती हुई संयुक्त रूप से मूत्राशय में खुलती है। ये इतना वर्णन आपको करना है मूत्रवाहिनी में, इसके बारे में ये बताना। मूत्रवाहिनी के बाद में तीसरा पॉइंट आता है मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? यह एक थैलेनुमा संरचना होती है। ये मूत्राशय है, थैलेनुमा संरचना होती है। और क्या होता है इसके अंदर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों इसके भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के ऐच्छिक निर्देशानुसार इसकी पेशियों में संकुचन होता है।
जिससे मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये बताना आपको मूत्राशय भाग में कि क्या लिखना है। थैलेनोमा संरचना होती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क भाग द्वारा इसके मस्तिष्क के ऐच्छिक निर्देश अनुसार इसकी जो पेशियाँ है इसमें संकुचन होता है, जिससे समय समय पर मूत्र का उत्सर्जन किया जा सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग ये क्या है? ये एक मूत्राशय के बाहर निकलने वाली झिल्लीनुमा संरचना, झिल्लीनुमा संरचना मूत्र मार्ग कहलाती है। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा समय समय पर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र के जो 4 भाग थे, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनके बारे में ये कंप्लीट हो गया है। वृक्क की संरचना हो गई। इसके बाद में मूत्रवाहिनी, दोनों ओर के वृक्क के हाइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। प्रारंभिक भाग कीपनुमा होता है, चौड़ा होता है, जो आगे पतली, ये आगे जो चल करके और संयुक्त रूप से ये पतली होती हुई और ये मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय भाग, तीसरा पॉइंट इसमें आपको बताया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें मूत्र का संग्रह किया जाता है, अस्थायी रूप से मूत्र का इसमें संग्रह किया जाता है। थैलेनोमा संरचना होती है और जो मस्तिष्क है उसके ऐच्छिक निर्देश अनुसार इसकी पेशियों में संकुचन होता है, तो मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। चौथा है मूत्र मार्ग। ये झिल्लीनुमा संरचना है, इसके द्वारा समय समय पर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया है। और उत्सर्जी अंग प्रमुख वृक्क है। इसके अलावा अन्य जो उत्सर्जी अंग है वो फेफड़े है, यकृत है, प्लीहा, इसके अलावा आंत, ये भी उत्सर्जी अंग है। ये उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं? इनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? तो मानव में अन्य उत्सर्जी अंग, इसमें सबसे पहले है फेफड़े। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि वृक्क के अलावा किन्हीं 2 उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए, तो आप कोई भी 2 नाम बता सकते हैं इनमें। सबसे पहले है फेफड़े। ये किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं? श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको शरीर से बाहर निकालने में फेफड़े सहायक है, इसलिए फेफड़े भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। फिर है त्वचा। त्वचा के अंदर जो
पसीने की ग्रंथियां है, या जिनको श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, ये श्वेत ग्रंथियां है, ये लवणों का उत्सर्जन करती है। पसीने के रूप में लवण है वो बाहर निकलते हैं, और लवण के साथ में कुछ मात्रा में अमोनिया, CO2 ये भी बाहर निकलते हैं। तो ये लिखना है इसमें त्वचा में। इसकी श्वेत ग्रंथियों से पसीने के रूप में लवण व जल तथा कुछ मात्रा में अमोनिया व CO2 बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। इसके बाद में तीसरा है आंत्र। आंत्र किस प्रकार से उत्सर्जन में सहायक है? भोजन का पाचन होता है तो उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका तो अवशोषण कर लिया जाता है। शेष बचा हुआ अपशिष्ट है उसको क्रमांकुंचन गति द्वारा आगे धकेला जाता है। इस प्रकार आंत्र भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। भोजन के पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट को क्रमांकुंचन गति द्वारा आगे धकेल दिया जाता है। और इस प्रकार से ये आगे धकेला हुआ भोजन है, ये मलाशय में एकत्रित होता रहता है। इसके बाद में है प्लीहा। प्लीहा जो अमाशय के पास में स्थित होता है, ये किस प्रकार से उत्सर्जन में सहायक है? ये मृत RBC, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, मृत RBC का भक्षण करके जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो प्रोटीन है इसका अपघटन करते हैं। भक्षण करके हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन या ग्लोबुलिन, ग्लोबिन प्रोटीन का अपघटन करते हैं। और अंतिम उत्सर्जी अंग है यकृत। यकृत किस प्रकार से उत्सर्जन में सहायक है? यह है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन करता है, विघटन करता है। एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन करके एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन करके अमोनिया उत्पन्न करता है। और ये अमोनिया है, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के और यूरिया में बदल जाती है। यह अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो
जाती है। और ये अमोनिया है, ये यूरिया में किस प्रकार से परिवर्तित होती है ये आपको बता दिया था। पाचन तंत्र में जो आर्निथिन चक्र है, आर्निथिन चक्र द्वारा जो अमोनिया है ये CO2 के साथ में मिलकर के यूरिया में परिवर्तित होती है। इसके अलावा एक कार्य और करता है, जो वर्णक है, बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉयड हार्मोन है, इनको मल तक पहुंचाता है। इसके अलावा यह है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन व कोलेस्ट्रॉल को मल तक पहुंचाता है। ये उत्सर्जन तंत्र में आपको जो प्रमुख भाग बताए थे, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो वृक्क तो प्रमुख अंग है, सहायक अंग मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग ये है। प्रश्न आ जाए, वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए, तो इसमें फेफड़े है, त्वचा है, प्लीहा, यकृत, आंत, ये अन्य उत्सर्जी अंग हैं। इनके बारे में बता दिया गया है कि ये किस प्रकार से उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जबकि अधिक मात्रा में जो उत्सर्जन का कार्य है, यह प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वो वृक्क है। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, सहायक उत्सर्जी अंग मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्रमार्ग। और पूछ लिया जाए कि अन्य उत्सर्जी अंग, तो अन्य उत्सर्जी अंग ये। तो आपका ये उत्सर्जन तंत्र वाला कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, PDF फाइल द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। धन्यवाद।